नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबर सप्लाई एंड वेरिएबिलिटी इन मनी वेज। लेबर सप्लाई एंड वेरिएबिलिटी इन मनी वेज, इसमें हम देखेंगे कीनीशियन और क्लासिकल्स के क्या क्या व्यूज़ हैं लेबर सप्लाई को लेके, और देन फिर हम डिस्कस करेंगे कीनीशियन मॉडल जिसमें हम प्राइस लेवल को और मनी वेज दोनों को वेरी करेंगे, वेरिएबल लेंगे। अब क्लासिकल के व्यूज़ क्या थे लेबर सप्लाई को लेके। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग लेबर सप्लाई पॉजिटिवली डिपेंड करती है रियल वेज पे। रियल वेज के बढ़ने से क्लासिकल्स का मानना है कि इनकम बढ़ती है और लेजर की जगह वर्क को सेक्रीफाइस करने के लिए ज़्यादा रेडी हो जाती है, और इसी तरह से इंक्रीज़ इन रियल वेज से लेबर सप्लाई जो है बढ़ती है, क्योंकि लेबर ज़्यादा एग्री हो जाती है वर्क करने के लिए। लेजर की जगह पर ज़्यादा वर्क आवर्स को पुट करने के लिए वो रेडी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनकम और ज़्यादा रियल वेज उनको मिल रही होती है। क्लासिकल्स का ये मानना है कि वर्कर्स को प्राइस लेवल का भी और मनी वेज का भी पता है। इट मीन्स कि वर्कर्स और लेबर जो है वो वेल इनफ उसको जानकारी है कि रियल वेज क्या है, दैट इज़ W/P। बट जो कीनीशियन थ्योरी है लेबर सप्लाई की, कीनीशियंस का मानना है कि वर्कर्स जो हैं उनको रियल वेज का कोई पता नहीं है, उनको मनी वेज का पता है, बट उनको ये पता नहीं है कि कमिंग 1 और 2 ईयर्स में प्राइस लेवल क्या होना है, जिसके चलते कि रियल वेज का उनको नॉलेज नहीं होता। कीनीशियंस का ये मानना है कि इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट से या एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट से जब वर्कर्स कोई भी वर्क लेते हैं उनकी वेज तो डिसाइड हो जाती है, चाहे फिक्स हो जाती है जैसे, बट उनको ये श्योरिटी नहीं होती कि कमिंग टाइम में प्राइस लेवल क्या होने वाला है। कीनीशियंस के अकॉर्डिंग वर्कर्स के को कोई भी ऐसा वे नहीं होता जिससे कि वो प्राइस लेवल को जान सकें, उनको सिर्फ मनी वेज का पता होता है। कीनीशियंस बिलीव करते हैं कि डिसीजंस अबाउट लेबर सप्लाई जो है ये डिपेंड करते हैं ऑन करंट मनी वेज और एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे। और कीनीशियंस के अकॉर्डिंग वर्कर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं प्राइस लेवल को लेके वो ज़्यादातर डिपेंड करती हैं पास्ट बिहेवियर ऑफ प्राइसेस क्या रहता है। दस कीनीशियन लेबर सप्लाई फंक्शन को हम लिख सकते हैं एज NS इक्वल्स फंक्शन ऑफ नॉमिनल वेज अपॉन एक्सपेक्टेड प्राइस, क्योंकि केन्स के अकॉर्डिंग लेबर को कोई आइडिया है ही नहीं कि प्राइस लेवल क्या होना है, मतलब आने वाले टाइम में प्राइस के बारे में लेबर को कोई नॉलेज नहीं है। अब हमने क्लासिकल्स का और केन्स का कंपेयर तो देख लिया। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग लेबर सप्लाई रियल वेज पे डिपेंड करती है और लेबर को आइडिया अच्छे से होता है कि प्राइस लेवल क्या है और साथ में मनी वेज क्या है। लेकिन केन्स इससे हटके ये पॉइंट दे रहे हैं कि लेबर को नॉलेज नहीं है प्राइस लेवल का, लेबर को ओनली नॉलेज अबाउट मनी वेज का है। सो इनके जो लेबर सप्लाई के फंक्शन हैं इनको अलग अलग हमने लिख लिया। अब हम कीनीशियन का लेबर सप्लाई शेड्यूल बनाएंगे जिसमें कि हम ये चीज़ कंपेयर करेंगे कि क्लासिकल्स का जो लेबर सप्लाई शेड्यूल है और जो कीनीशियन का है वो कैसे डिफ़र करते हैं। इवन दो हम इसमें अब जो कीनीशियन का लेबर सप्लाई शेड्यूल लेंगे इसमें हम ये चेक करेंगे कि वेजेस को और प्राइसेस को दोनों जब हम फ्लेक्सिबल लेते हैं तब भी हमारे पास एग्रीगेट लेबर सप्लाई फंक्शन जो होगा वो वर्टिकल नहीं होगा। क्लासिकल्स ने बताया है कि वेजेस और प्राइसेस दोनों जब चेंज होती हैं तो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई लेबर सप्लाई शेड्यूल जो है वो वर्टिकल होता है। लेकिन कीनीशियंस ने इस चीज़ को प्रूव किया कि वेजेस को भी फ्लेक्सिबल और प्राइसेस को भी फ्लेक्सिबल लेते हुए फिर भी हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जो है अपवर्ड स्लोपिंग आएगा, ना कि वर्टिकल। और जो कीनीशियन हम लेबर सप्लाई फंक्शन लेंगे इसमें एग्रीगेट लेबर सप्लाई शेड्यूल को बनाने के लिए हम कीनीशियन का लेबर सप्लाई फंक्शन यूज़ करेंगे। ऑल्दो हमको पता है कि कीनीशियंस का मानना है कि वेजेस जो हैं वो
डाउनवर्ड साइड पे रिजिड है, बट यहाँ पे हम एनालाइज करने के लिए रिजिड नहीं लेंगे, फ्लेक्सिबल लेके ये चीज़ चेक करेंगे कि जो क्लासिकल्स कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वर्टिकल आएगी, वो चीज़ को हम देखेंगे कि वो वर्टिकल नहीं आएगी। सो कीनीशियंस का वो जो एक एजम्पशन है कि ये डाउनवर्ड साइड रिजिड होती हैं वेजेस, उसको यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे इस चीज़ को एनालाइज करने तक। इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो हैं वो ओनली लेबर सप्लाई डिटरमाइंड नहीं होंगे, इंस्टेड के यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का भी रोल रहेगा एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट की डिटर्मिनेशन में। हमने कीनीशियन लेबर सप्लाई फंक्शन को लिखा है फंक्शन ऑफ W/PE। W जो है ये मनी वेज है और PE एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है। अब कीनीशियंस का सप्लाई फंक्शन डिफ़र कैसे करता है क्लासिकल से? ऐसे डिफ़र करता है कि वर्कर्स को इन कीनीशियन सिस्टम में एक्सपेक्टेड प्राइस का एस्टिमेट कुछ करना पड़ता है, कुछ प्राइस लेवल को एक्सपेक्ट करना पड़ता है। लेकिन कीनीशियंस ने क्लियरली ये बात नहीं बताई है कि वो किस बेस पे एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस लेवल को। जस्ट इतना बताया है कि पास्ट बिहेवियर जो है प्राइस लेवल का, उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स डिसाइड करेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस लेवल को। केन्स ने एक्सपेक्टेड प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया है PE इक्वल्स A1P-1 प्लस A2P-2 प्लस A3P-3 अप टू ANP-n, जहाँ पे P-1 या P-I जो है ये पीरियड्स होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर जैसे P-1 P-2 ये सारा हो गया। इज द प्राइस लेवल फ्रॉम I पीरियड्स बैक, और A1 A2 अप टू AN ये वेट्स दिए गए पास्ट ऑब्जर्वेशंस को। लेकिन ये जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड प्राइस को कैलकुलेट करने का, इसके भी बड़े सारे मीन्स के इसको भी चैलेंज किया गया, इसके भी क्रिटिसिजम्स किए गए हैं। अब ये था कि क्लासिकल्स के क्या व्यूज़ थे लेबर सप्लाई को लेकर के। उनका फंक्शन रियल मनी वेज पे डिपेंड करता है, रियल वेज पे डिपेंड करता है क्लासिकल्स का लेबर सप्लाई का। और जो कीनीशियन का है, कीनीशियन का डिपेंड करता है मनी वेज अपॉन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे। अब नेक्स्ट है इसके आगे, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कीनीशियन एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल विद द वेरिएबल मनी वेज। अब केन्स का एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल कैसा होगा जब हम मनी वेज को वेरिएबल लेंगे। अब केन्स का लेबर सप्लाई फंक्शन ये है, ठीक है, NS इक्वल्स फंक्शन ऑफ W/। यहाँ पे हम लेबर सप्लाई शेड्यूल को ड्रॉ करेंगे फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड एग्रीगेट प्राइस लेवल। एक्सपेक्टेड एग्रीगेट प्राइस लेवल जो कि हम एक ही मान के चलेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल जो है वो फिक्स रहेगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगी। सो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम से समझते हैं, फिगर से समझते हैं। फिगर में हमने लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई को एज ए फंक्शन ऑफ मनी वेज लिया है। लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई एज फंक्शन ऑफ मनी वेज। लेबर डिमांड जो है वो डिपेंड करती है ऑन रियल वेज पर। मीन्स के फर्म जो है उनको नॉलेज है कि किस प्राइस लेवल पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगी। सो लेबर डिमांड फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है रियल वेज पर। अगर हम इसको लिखें ऐसे तो लेबर डिमांड इज़ फंक्शन ऑफ W/P। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं लिखेंगे जैसे हमने लेबर सप्लाई फंक्शन में लिखा था, क्योंकि क्योंकि जो फर्म्स हैं जिस प्राइस पर भी उन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है उनको पता है उस प्राइस का, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि उनको नॉलेज है ऑलरेडी कि किस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को वो सेल करेंगे। सो लेबर डिमांड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शिफ्ट करेगा राइट वर्ड
जब प्राइस लेवल में इंक्रीज़ होगा। जब हम प्राइस लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे हमने लिया लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई फंक्शन। जब हम लेबर डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे, जब हम प्राइस लेवल को इंक्रीज़ करेंगे तो लेबर डिमांड फंक्शन जो है हमारा शिफ्ट होगा टुवर्ड राइट। और ये बात हम ऑलरेडी मान के चले हैं कि सप्लाई शेड्यूल जो है हमारे पास, वो हमने एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल के लिए लिया है, जो कि हमारे पास फिक्स्ड है। जैसे हमने इधर सप्लाई फंक्शन लिया हुआ है, एनालिसिस फंक्शन ऑफ पीई, एक्सपेक्टेड प्राइस से हम बता रहे हैं। सो एक्सपेक्टेड प्राइस जो हम फिक्स ले रहे हैं, इसीलिए हमारे पास सप्लाई फंक्शन में, लेबर सप्लाई फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओनली चीज़ जो चेंज हो रही है या शिफ्ट हो रही है वो है हमारे पास डिमांड फंक्शन। सो प्राइस जब इंक्रीज़ करेगी फर्म, तो प्राइस के इंक्रीज़ होने से हमारे पास डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ होगी। अब हम मेन चीज़ यहाँ पर देख क्या रहे हैं, हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जब प्राइसेस को भी और वेजेस को भी हम फ्लेक्सिबल ले रहे हैं, उस पॉइंट पे हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल जो है उसकी वो कैसी कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, सो इस फिगर में हमने लिया एग्रीगेट लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई कर्व्स को लिया है। और जब प्राइसेस जो है वो राइज होती हैं, फॉर एग्जांपल MPN इंटू P0 है, जब P0 से P1 प्राइसेस होंगे, हमारे पास जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ जाता है, जिससे कि फर्म ज़्यादा डिमांड करती है एट द सेम वेज रेट पे फर्म ज़्यादा डिमांड करती है लेबर को। जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गया हमारा डिमांड करूँ फर्स्ट से सेकंड। सो इतनी ज़्यादा हमारे पास डिमांड इंक्रीज़ हुई लेबर की, लेकिन अब लेबर जो है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो लेबर ज़्यादा वेजेस को मीन्स के लेबर भी ज़्यादा वेजेस की डिमांड करेगी। उसी वेज रेट पर लेबर भी वर्क नहीं करेगी, इसीलिए फर्म जो है वो वेजेस को इंक्रीज़ कर देंगे अप टू W1। सो W1 वेज रेट पर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जो है फर्म कितना एम्प्लॉय कर पाएगी वो डिसाइड होगा विद हेल्प ऑफ जो हमारे पास सप्लाई फंक्शन है, लेबर सप्लाई फंक्शन। वो है वो जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, मान के चलो इसको हम A पॉइंट लेते हैं, इधर B पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। सो इतना हमारे पास लेबर जो है वो हायर हो पाएगी बाय फर्म इंक्रीज्ड वेज रेट पर, B पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आएगा। इसी तरह से फर्म्स जब फर्दर प्राइस को इंक्रीज़ करेंगी अप टू P2 लेवल पर इंक्रीज़ करेंगी, तो उनकी डिमांड फॉर लेबर राइज हो जाएगी। इतने डिस्टेंस से इतनी डिमांड फॉर लेबर राइज हो जाएगी सेम वेज W1 पे अगर हम चेक करें। सो लेबर फिर से ज़्यादा वेजेस को डिमांड करेगी, क्योंकि उनको पता है कि प्राइसेस बढ़े हैं, सो वो ज़्यादा वेजेस डिमांड करेगी। तो फर्म किस पॉइंट पर हायर करेगी, जहाँ पे लेबर सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन इक्विलिब्रियम में, इसको C पॉइंट ले लो। सो N2 लेवल तक फर्म हायर करेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी इस लेवल तक। सो इस तरीके से हम P2 प्राइस तक ही चेक करते हैं। अब इसकी हेल्प से फर्दर एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल कैसे आता है और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन होता है उसको देखते हैं। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को देखें, तो जब एम्प्लॉयमेंट हम इंक्रीज़ कर रहे हैं N0 से N1 से N2, सो आउटपुट जो है वो भी राइज होगा Y0 से Y1 से Y2 तक। ये है प्रोडक्शन फंक्शन। अगर प्राइस का और आउटपुट का आप डायरेक्ट रिलेशन देखें, तो प्राइस के बढ़ने के साथ आउटपुट भी बढ़ रहा है। अब हमने ये तो देख लिया कि प्राइसेस और वेजेस की फ्लेक्सिबिलिटी से एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन ये चीज़ है अब कि एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से, अब हम सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज़ होने से हमारे पास आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स के प्राइसेस के बढ़ने के साथ हमारे पास आउटपुट भी बढ़ रहा है। आउटपुट और प्राइसेस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। हमें अपवर्ड स्लोपिंग
एग्रीगेट सप्लाई कर्व मिला है, क्योंकि हमने खुद से देखा डिराइव करके कि जब प्राइसेस बढ़ी तो आउटपुट भी बढ़ा। ठीक है, प्रोसेस ये है कि प्राइसेस बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो उससे आउटपुट बढ़ा। तो डायरेक्ट देखो तो प्राइसेस के बढ़ने से आउटपुट इंक्रीज़ हुआ। बस ये चीज़ तो एक हमारी क्लियर हो गई कि क्लासिकल्स ने कहा था कि प्राइसेस और वेजेस में चेंजेस करने से भी कोई भी एग्रीगेट सप्लाई में चेंज नहीं होगा, लेकिन कीनीशियंस ने इस चीज़ को क्लियर किया कि प्राइसेस और वेजेस बढ़ने से, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में रखने से हम लोगों को एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो वो अपवर्ड स्लोपिंग और पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ अब हम देखेंगे कि पॉलिसी इफ़ेक्ट क्या रहता है कीनीशियन मॉडल जिसमें हम वेरिएबल वेजेस ले रहे हैं। तो पॉलिसी इफ़ेक्ट क्या क्या शो होता है। पॉलिसी इफ़ेक्ट सिमिलर है जैसा कि हमने देखा था फ्लेक्सिबल प्राइस फिक्स्ड मनी वेज मॉडल में, ऑलमोस्ट सिमिलर ही उसके, बट स्टिल इसको हम डायग्राम के साथ समझेंगे कि पॉलिसी इफ़ेक्ट क्या रहता है जब वेजेस को भी हम वेरिएबल लेके चलते हैं। थोड़ा सा ही स्लाइड से डिफरेंस है, बट स्टिल हम इसको देखते हैं। सो पॉलिसी इफ़ेक्ट ऑन वेरिएबल वेज कीनीशियन मॉडल, इसमें हम देखेंगे प्राइस फ्लेक्सिबल प्राइस फिक्स्ड मनी वेज मॉडल में हमने देखा था जिसमें कि वेजेस को हमने तो फिक्स लिया था, प्राइसेस को जितना चेंज किया था उससे हमने जो डायग्राम डिस्कस करी थी उसमें जितना इनकम इंक्रीज़ होती है उससे कम इंक्रीज़ हो पाएगी जब हमारे पास वेजेस भी क्या होंगी, वेरिएबल होंगी। अब इसमें क्या किया हमने, दो ही चीज़ों को वेरिएबल लेके यहाँ पे पॉलिसी इफ़ेक्ट चेक करना है, वेजेस को भी और प्राइसेस को भी। हमारे पास IS कर्व ऐसे ही है, पहले मैंने मनी सप्लाई का मीन्स के मॉनिटरी पॉलिसी इम्पैक्ट दिखाया है। सो मनी सप्लाई के राइज होने से हमारे पास LM कर्व जो है वो, इसको नेम देते हैं फर्स्ट से सेकंड पे शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे M0 और P0 था मनी और प्राइस लेवल, बट मनी सप्लाई राइज हुई। सो M0 से इधर अगर हम आए तो मनी सप्लाई M1 हो गई, प्राइस लेवल सेम रहा, तो हमारे पास LM कर्व शिफ्ट होके आया सेकंड पे। इसके बढ़ने से तो ठीक है, हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हुई टुवर्ड राइट। नीचे हम देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व YD मीन्स के 1 इसको लेते हैं और इसको सेकंड दूसरे पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमने मनी सप्लाई का तो दिखाया, लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से प्राइस लेवल राइज होता है, क्योंकि हमने प्राइस को वेरिएबल लिया है और वेजेस को भी। तो एग्रीगेट डिमांड तो शिफ्ट हुई राइटवर्ड, लेकिन प्राइसेस के बढ़ जाने के कारण हमारा LM कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड लेफ्ट, मीन्स के 3 इसको नाम दो, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इधर हम देख सकते हैं प्राइसेस हमारे पास इधर कितने थे, P0। मनी को सेम रखा, मनी सप्लाई M1 था इधर, तो M1 ही रखा। जब हम यहाँ पे गए पिछले थर्ड वाले LM कर्व पे, तो मनी सप्लाई M1 ही है, लेकिन प्राइसेस बढ़ गए P1 पे। तो जब P1 पे प्राइसेस गए, अब प्राइसेस क्यों बढ़े, मैंने बताया कि जब एग्रीगेट डिमांड हमारी शिफ्ट हुई सेकंड कर्व पे, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हमारी प्राइसेस राइज हो गए। तो प्राइसेस बढ़ने से हमारा LM कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से हमारे पास प्राइसेस बढ़ने से LM कर्व लेफ्टवर्ड क्यों शिफ्ट होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमने बोला मनी सप्लाई के बढ़ने से राइटवर्ड होता है। सो प्राइसेस का बढ़ना मतलब कि रियल मनी सप्लाई का कम होना हुआ। सो रियल मनी सप्लाई कम हो रही है, उसकी वजह से LM मानो कि शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड लेफ़्ट। ठीक है, तो जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो हमारे पास आउटपुट जो है यहाँ पे डिसाइड क्या होता है, Y0 आउटपुट डिसाइड होता है Y0 Y1। जब हम C पे जाते हैं, क्योंकि B से अब हम C पे चले गए, तो इतना आउटपुट हमारा राइज हुआ जो कि कितना है Y0 Y1। लेकिन ये तो हमने ओनली प्राइसेस का इफेक्ट लिया था, अब हम यहाँ पे वेजेस का भी ले रहे हैं। तो जब प्राइसेस बढ़ी तो वेजेस भी बढ़ जाएंगी, वेजेस जो हैं वो भी बढ़ेंगी। तो वेजेस के बढ़ने से हमारे पास क्या होगा कि जो इनकम होगी वो ज़्यादा राइज नहीं करेगी। ठीक है, वेजेस के बढ़ने से भी ओवरऑल अगर हम प्राइस देखें, जो एक फॉर्म
पुट करेगी वो बढ़ जाएंगी, फर्म के लिए प्राइसेस बढ़ जाएंगी क्योंकि उसको वेजेस को भी देना है, ठीक है, मीन्स के लेबर को वेजेस भी देनी है, तो उसका ओवरऑल प्राइस जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, कॉस्ट एक हिसाब से कहो या प्राइस लेवल उसके लिए बढ़ जाएगा। सो इसकी वजह से हमारे पास LM कर्व जो है वो फर्दर शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड लेफ़्ट। इसको 4 दे दो नेम, क्योंकि हमने देखा ओनली जब हमारे पास प्राइसेस का ही जितना इफेक्ट था, मतलब कि खाली प्राइसेस को हमने फ्लेक्सिबल रखा था, तो प्राइसेस के बढ़ने से आउटपुट जो है हमारा जितना कि पहले बढ़ना था उससे कम बढ़ा, ठीक है, इतना बढ़ना था पहले Y0 Y2, लेकिन प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से हमारे पास कितना बढ़ पाया, ओनली Y0 Y1। अब वेजेस भी अगर हमारे पास बढ़ जाते हैं, प्राइसेस के बढ़ने से वेजेस बढ़ जाते हैं, फिर वेजेस के बढ़ने से हमारे पास इनकम Y0 Y1 ना बढ़ के हमारे पास Y0 Y1 ही बढ़ेगी, ठीक है। सो हम लोग D पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे IS एंड LM जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ हमारे पास, जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे कि हमारे पास आउटपुट कितना इंक्रीज़ हुआ, तो आउटपुट इंक्रीज़ हुआ Y0 Y1 डैश। तो Y0 Y1 डैश इस पॉइंट पे हम ज्वाइन कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को, तो हम D पॉइंट पे पहुंचते हैं। मतलब कि वेजेस का भी जब हम इम्पैक्ट ले रहे हैं उस पॉइंट पे हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व ज़्यादा स्टीपर होगा, और अगर हम वेजेस ना लें, वेजेस का इम्पैक्ट नहीं होता, तो हम देख सकते हैं खुद से ही कि अगर हम वेजेस का इम्पैक्ट नहीं लेते, वेजेस को नहीं बढ़ाते, तो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व C पॉइंट से क्रॉस करता। तो अगर ये C पॉइंट से क्रॉस करता तो हमारे पास ऑब्वियसली जो सप्लाई कर्व है वो क्या होना था, फ्लैटर होना था। लेकिन अब फ्लैटर क्यों नहीं है, क्योंकि वेजेस जो हैं वो भी बढ़ गए, और वेजेस के बढ़ जाने से हमारे पास आउटपुट लेवल Y0 Y1 ना बढ़ के Y0 Y1 डैश ही बढ़ता है, ठीक है। सो ये था इम्पैक्ट जो कि स्लाइटली डिफरेंट है कि जब हमारे पास वेजेस भी बढ़ जाते हैं तो LM कर्व फर्दर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो आउटपुट लेवल हमारे पास उतना नहीं बढ़ता है जितना कि प्राइस का ही सिर्फ जब अफेक्ट होता तो उससे बढ़ता, ठीक है। अगर वेजेस कांस्टेंट होते तो उस टाइम पे हमारा आउटपुट इतना बढ़ना था, लेकिन अब वेजेस हम लोगों ने कांस्टेंट नहीं रखे, वेरिएबल रखे, तो इतना सिर्फ आउटपुट बढ़ा, ठीक है। सो इसकी वजह से हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो थोड़ा स्टीपर हुआ कंपैरेटिवली। सो ये था हमारे पास मॉनिटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट ऑन कीनेशियन वेरिएबल वेज मॉडल जो है उस पर। अब हम फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट देख लेते हैं थ्रू डायग्राम। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जब हमारे पास LM1 से LM2 पे शिफ्ट हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होकर के R0 से R2 पे आया। बट फिर जब प्राइस बढ़ी तो हम LM3 पे चले गए, तो उस पॉइंट पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज अप होके R1 पे चला जाता है। और स्टिल जब वेजेस का भी इफेक्ट हम देखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीज़ होता है बाई R1 R डैश से, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी इकट्ठे लेके चलना है। सो अब क्या है, अब हम देख रहे हैं फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट ऑन कीनेशियन मॉडल पर। फिस्कल पॉलिसी में हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिया है। सो डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है। पहला ISLM शेड्यूल में हम देखेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से कैसे IS कर्व शिफ्ट होता है, और फिर हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में कैसे चेंजेस आती है। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से हमारे पास IS कर्व जो कि है कहाँ पे, IS कर्व जो IS0 पे है यहाँ से शिफ्ट होकर के IS1 पे चला जाता है, मीन्स के फर्स्ट एंड सेकंड पे चला जाता है। और आउटपुट इंक्रीज़ होने की क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, Y0 से Y2, ठीक है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है जब IS कर्व शिफ्ट होता है टू IS1 तक, तो
तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से, एग्रीगेट डिमांड हमारी वाई डी मतलब फर्स्ट से सेकंड वाई डी जी नॉट से G1 चली जाती है, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ जाती है तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हमारे पास प्राइस लेवल राइज होगा P0 से P1, क्योंकि प्राइस लेवल हमने फ्लेक्सिबल लिया है तो प्राइसेस बढ़ करके P0 से P1 हो जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो अदरवाइज़ हमारे पास LM तो फिक्स रहना था, लेकिन प्राइसेस के बढ़ने से LM कर्व LM1 से LM2 पे चला जाता है। ये जो ब्लैक में है LM2 ये आ गया, बट LM2 कर्व पे चला जाता है। ये प्राइसेस का इफेक्ट है, और प्राइस यहाँ पे जाने से हमारे पास इनकम कितनी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, Y0 Y1। इनकम जब प्राइसेस बढ़ी तो रिड्यूस हो गई ऑब्वियसली इनकम, बट कितनी रिड्यूस हुई मीन्स के Y0 Y1 फिर भी हमारे पास इनकम आउटपुट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हम वेजेस को भी फ्लेक्सिबल ले करके चल रहे हैं, तो वेजेस फ्लेक्सिबल होने की वजह से अब वेजेस भी राइज होंगी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ी हैं तो जो वर्कर्स हैं वो फर्दर वेजेस को इंक्रीज़ कराने के लिए पुश करेंगे। तो जब वेजेस बढ़ेंगी तो हमारे पास क्या होगा, देयर विल बी फर्दर रिडक्शन इन आउटपुट जनरेटेड। आउटपुट जो जनरेट होगा वो स्टिल और कम हो जाएगा। और अब हमारे पास जब वेजेस बढ़ती हैं तो LM कर्व जो है वो फर्दर शिफ्ट हो जाएगा 3 पे, ठीक है। तो इसके बैकवर्ड शिफ्ट होने से हम लोगों का आउटपुट जो है वो ओनली Y0 Y1 डैश से इंक्रीज़ हुआ। तो कहने का क्या मीनिंग है, डिफरेंस कितना आया कि जब वेजेस भी फ्लेक्सिबल ली हमने केनिशियन मॉडल में और प्राइसेस भी फ्लेक्सिबल ली, तो आउटपुट जितना प्राइसेस ओनली फ्लेक्सिबल लेने पर हमारा बढ़ता था उससे कम बढ़ रहा है जब वेजेस भी फ्लेक्सिबल हैं। मतलब दोनों फ्लेक्सिबल जब हैं तो आउटपुट हमारा कम इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सिर्फ Y0 Y1 डैश ही बढ़ा, और जब ओनली हमारे पास मतलब जब हमारे पास वेजेस कांस्टेंट थी उस पॉइंट पर Y0 Y1 इतना बढ़ता, ठीक है। सो ये डिफरेंस है जब हम लोगों ने वेजेस को फ्लेक्सिबल लिया और प्राइसेस को भी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो स्टीपर बनेगा, क्योंकि हमने अब आउटपुट जो हमारा Y0 Y1 डैश लेकर के चलना है। तो आउटपुट जब Y0 Y1 डैश ले रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमारी सप्लाई कर्व को जब ज्वाइन करेंगे एग्रीगेट सप्लाई तो वो स्टीपर होगी। अदरवाइज़ हमारी सप्लाई कर्व ए से सी को क्रॉस करती जानी थी, तो ये फ्लैटर होनी थी। अगर हमने वेजेस का इम्पैक्ट नहीं लिया होता तो हमारी सप्लाई कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होनी थी, फ्लैटर होनी थी। लेकिन वेजेस ले लिए तो इसकी वजह से हमारा आउटपुट उतना नहीं बढ़ा, तो हमारे पास एग्रीगेट जो ये है सप्लाई कर्व वो स्टीपर है। तो ये चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट इसमें। अब हम एक छोटी सी चीज़ इसके साथ जो समझेंगे वो ये है कि केनिशियन एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल कैसा होगा। साइमल्टेनियसली अगर हम देखेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल मनी वेजेस को लेंगे तो उस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल में किस तरह से इफ़ेक्ट होगा। सो अब हम बात करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल फॉर फिक्स्ड और वेरिएबल वेजेस के लिए क्या क्या होगा। जब प्राइस लेवल को हम राइज़ करेंगे P0 से P1, सो हमारे पास जो लेबर डिमांड कर्व है MP0 इंटू P0 वो शिफ्ट होगा टुवर्ड राइट। और अगर फिक्स वेजेस के केस में देखें तो एम्प्लॉयमेंट राइज होगी बाई N0 N2, क्योंकि वेजेस हमने सेम कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कर्व लेना है वेजेस वाला, तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट राइज होगी बाई N0 N2। लेकिन जब हमारे पास वेजेस वेरिएबल होंगी तो उस पॉइंट पे वेजेस क्योंकि ऊपर बढ़ गई तो हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वो ओनली N0 N1 होगी, ठीक है। इतनी सी वेजेस हमारे पास राइज हो पाएंगी जब हमारे पास वेजेस वेरिएबल होंगी।
लेकिन जब हमने फ़िक्स का देखा तो क्योंकि हमारे पास वेजेस सेम आगे करू है तो फिक्स होने पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, सो वेरिएबल वेजेस जब हमने रखी तो उस पॉइंट पर N0 N1 ही राइज इन एम्प्लॉयमेंट हुई। अब इसके साथ ही अगर हम देखें कि प्रोडक्शन फंक्शन पे क्या असर होता है, वेजेस जब वेरिएबल होती हैं और जब वेजेस फिक्स होती हैं। सो जब हमारे पास फिक्स वेजेस की बात करें तो उस पॉइंट पर हम देख सकते हैं क्योंकि वेजेस जब फिक्स थी ये वाली, तब एम्प्लॉयमेंट N2 तक राइज हुई। तो N2 तक जब एम्प्लॉयमेंट राइज होती है तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो कितना राइज हुआ N2 पे, Y2, मतलब इतना आउटपुट राइज होता है अप टू Y2 लेवल। किस केस में, जब हमारे पास मतलब कि फिक्स वेज रेट है और वेजेस फिक्स वेजेस हैं जब। लेकिन जब हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल वेजेस हैं, तो तब ओनली N2 तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। तो N2 तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है तो उस पॉइंट पर आउटपुट कितना है, B पॉइंट तक, इसको हम C लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जब वेजेस हमारे पास फिक्स्ड होती हैं उस पॉइंट पर आउटपुट जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ, अप टू C पॉइंट। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट N2 तक तब राइज होती है। N2 तक एम्प्लॉयमेंट राइज होने की वजह से हमारे पास आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। बट जब हमने वेजेस को वेरिएबल लिया है तो एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट हुई, N2 तक ही हुई, तो N2 पर हमारे पास आउटपुट B तक ही राइज होता है, तो आउटपुट यहाँ पर कम राइज हुआ। अब इसके साथ ही हम देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल पे क्या असर होता है। सो हमने देखा कि जब हमने प्राइसेस राइज़ की, ठीक है, प्राइसेस राइज़ की तो तब आउटपुट जो है हमारा बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ ऑब्वियस है कि प्राइसेस इधर देखो P0 से P1 की, तो हमारे पास आउटपुट बढ़ा। कैसे बढ़ा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, डिफरेंट बढ़ी, चाहे फिक्स्ड और वेरिएबल वेजेस के लिए, लेकिन बढ़ी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट और उससे आउटपुट बढ़ा। अब ये चीज़ देखनी है हमने कि जब हमारे पास प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो आउटपुट है फिक्स वेजेस के केस में ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, फिक्स वेजेस के केस में इतना आउटपुट बढ़ा तो हमारे पास जो एग्रीगेट सप्लाई करवाया प्राइस एंड आउटपुट का रिलेशन, तो वो क्या आया इसमें, फ्लैटर। ठीक है, मीन्स कि ज़्यादा फ्लैट करवाया फिक्स वेज के केस में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ़िक्स वेज के केस में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से हमारे पास आउटपुट ज़्यादा बढ़ा। N2 तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी फिक्स वेज के केस में और हमारे पास Y2 तक आउटपुट बढ़ा है फिक्स वेज के केस में, इसीलिए YS एग्रीगेट सप्लाई करूँ ये हमारे पास फ्लैटर आ रहा है। बट इन केस ऑफ वेरिएबल वेजेस के केस में एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट हुई, मीन्स कि अप टू N1 हुई, तो N1 तक जनरेट होने से आउटपुट भी Y1 तक ही बढ़ा। तो इससे रिज़ल्ट क्या हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल इन केस ऑफ वेरिएबल वेज हमारे पास स्टीपर आता है। ठीक है, ये था इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे। साथ ही हमने ये यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हम इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे पास जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है, उस सिचुएशन में हम इस चीज़ को देख रहे हैं। इस पे हमें सप्लाई पे कोई कंस्ट्रेंट या कोई लिमिट है ही नहीं कि सप्लाई हमने इस लेवल तक ही लेनी है, इसलिए हमने सप्लाई कर जो NS है वो अलग अलग लिए हुए हैं, अनलिमिटेड सप्लाई है। जैसे क्लासिकल्स का मानना था कि सप्लाई मैटर ही नहीं करेगी। जब हम उसका क्लासिकल थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड में जब हम देखते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेबर डिमांड में जब हम देखते हैं, तो उसमें क्लासिकल्स ने ये कहा है कि इक्विलिब्रियम वहाँ पे रीच आउट होगा जहाँ पे रियल वेजेस जो है इक्वल होंगे हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सो सप्लाई का कुछ हद तक यहाँ पे रोल नहीं है, हम डिमांड से ही डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी या आउटपुट कितना होगा। सप्लाई हम मान के चल रहे हैं कि एक्सेस है, लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सो इस तरीके से जब वेजेस हम फिक्स ले रहे हैं या वेजेस को वेरिएबल ले रहे हैं तो हमने डिसाइड इधर से डिटरमाइन किया एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ेगी, दोनों अलग अलग केसेस में, फिर स्टीपर और फ्लैटर कैसे करू जाएंगे। इन केस ऑफ फिक्स्ड वेजेस हमारे पास फ्लैटर आएगा एग्रीगेट सप्लाई, और इन केस ऑफ वेरिएबल वेजेस हमारे पास
जो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल है वो आएगा स्टे पर।